हेलो दोस्तों, आज हम एक ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर का सर्किट डिज़ाइन करने वाले हैं। जो ये एक सर्किट यहाँ पर आपको दिख रहा है सिमुलेशन के अंदर, ये कम्प्लीटली वर्किंग है और इसके अंदर एक एसी सोर्स लगाया गया है। इसमें बीच में एक ट्रांजिस्टर है जिसमें 4 हमने रेजिस्टेंस यूज़ करे हैं और एक कैपेसिटर लगाया है और 15 वोल्ट की पावर सप्लाई दी है। तो ये सर्किट तो वर्किंग है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमने यहाँ पर 10 के लगा दिया है, यहाँ पर नीचे 1 के लगा दिया है, यहाँ पर 1 के, यहाँ पर 10 के है, लगा तो दिए, बट ये वैल्यू कैलकुलेट होकर कहाँ से आएंगे? इनका क्या बेस है, किस तरीके से इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किस बेस पे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अगर हम कोई एम्पलीफायर का सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, क्या उसकी कैलकुलेशन है। तो आज की हम इसमें जो वीडियो है इसमें यही देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है स्टार्टिंग में, ताकि मैं आपको बेसिक समझा सकूं कि आखिरकार हम करने वाले क्या हैं और क्यों इस सर्किट को हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और इसका कहाँ यूज़ होता है और क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं वो हम इस प्रेजेंटेशन में तो यहाँ पर बेसिक मैंने एक जो इसका नाम ले दिया है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सो ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो यूज होते हैं, जब आप जितने भी देखे होंगे ये सर्किट इस तरीके के, ये ट्रांजिस्टर बेस्ड बने होते हैं। आधार सबका यही होता है, सबका बेस सेम है, थोड़ी थोड़े से डिफरेंस होते हैं, वो आगे में पता पड़ जाएगी किस तरीके से होते हैं। तो हम जो डिजाइन करने वाले हैं एक प्री एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन करने वाले हैं। अब प्री एम्पलीफायर सर्किट क्या होता है? तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एल्यूमिनियम के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 2N3773, ये जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 4, ये एक हाई पावर ट्रांजिस्टर है। तो ये हाई पावर एम्पलीफायर, ये जो सर्किट है आपका, ये 2 पार्टों में डिजाइन होता है। एक हाई पावर होता है, एक लो पावर होता है। हाई पावर को इनपुट देने से पहले हम लो पावर एम्पलीफायर से इनपुट को बूस्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से एम्पलीफाई करते हैं, उसे बोलते हैं हम प्री एम्पलीफिकेशन, मतलब प्री एम्पलीफायर। तो आज हम जो डिजाइन करने वाले हैं वो प्री एम्पलीफायर ही डिजाइन करने वाले हैं। सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने कोई 100 वॉट का एम्पलीफायर डायरेक्टली डिजाइन कर दिया है और उसमें आपने प्री एम्पलीफायर नहीं लगाया है, तो वो आपका जो ऑडियो होगी, ऑडियो की क्वालिटी होगी, उसकी इफिशियंसी होगी, वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी और ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले एक प्री एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन करते हैं, उससे सिग्नल लेते हैं, वो प्री एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई करता है उसके डीसी लेवल तक, डीसी लेवल को मैनेज करता है। अब ये डीसी लेवल क्या होता है, इस तरीके के सर्किट जो बोलते हैं वैसे वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। वो हम आगे फर्दर देखेंगे कि ये क्या होते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। उसके बाद में हम लोग इस पे स्पीकर लगाते हैं। तो हम जो सेक्शन देखने वाले हैं आज, ये प्री एम्पलीफायर वाला सेक्शन देखने वाले हैं, प्री एम्पलीफायर कैसे डिजाइन होता है। तो आप ये ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आपकी ये जो एक बोर्ड है, ये 4440 आईसी का है। 4440 की आईसी में इन प्री एम्पलीफायरों का यूज करके आप बेस ट्रेबल भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बेस ट्रेबल जितने भी होते हैं ये आपके कंट्रोल जो होते हैं वो लो पावर सिग्नल पे ही कंट्रोल होते हैं, हाई पावर पे नहीं होते। सो उनमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन यही यूज की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये एक तरीके से ट्रांजिस्टर की बाइसिंग है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे ये क्या चीज़ है, बट जो नहीं करते हैं उनके लिए मैं समझा देता हूँ कि ये एक तरीके से 3 तरह की, जिन भी इंजीनियर्स ने इनको बनाया उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये हमें हमें ये बताया कि ये 3 तरह की बाइसिंग है। आप इन तीन तरह से अगर कहीं पर इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आप सिग्नल को, मतलब इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते। ये रिकमेंडेड है कि आपको रेजिस्टेंस ऐसे ही लगाने हैं। अब इनकी वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें इन्हें चूज करना होगा कि हमें किस बाइसिंग पे अपने सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। तो हर एक बाइसिंग का अपना अपना अलग अलग एडवांटेज है, लेकिन इसमें जो सबसे स्टेबल बाइसिंग है वो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है, जिसे इसे हम बोलते हैं बेस रजिस्टर मेथड बाइसिंग होगी, और दूसरी है कलेक्टर बेस बाइस, और तीसरी है वोल्टेज डिवाइडर बाइस। तो कहीं पे हमें जब लूप गेन चाहिए होता है तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, एज ए फीडबैक भी काम करती है। जहां हमें स्टेबल बाइसिंग चाहिए होती है, स्टेबल होता है, ये आपको भी पता पड़ जाएगा कि ये क्या स्टेबिलिटी है क्या नहीं है। तो जब हम वेवफॉर्म पे जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वहां हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो हम जो चूज करने वाले हैं वो ये वाइसिंग चूज करने वाले हैं। तो हम ये वाइसिंग चूज करने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या है, एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है,
एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, प्लस 4 रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं, 2 आपके इस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, और 2 आपके राइट हैंड साइड में है। सो इन रेजिस्टेंसों को, ठीक है, ये तो हमें पता पड़ गया कि भाई 4 रेजिस्टेंस यूज होने वाले हैं। ये 4 रेजिस्टेंसों की वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप देखो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि इनपुट कहाँ से लेंगे, आउटपुट कहाँ से लेंगे। अभी देखो रेजिस्टेंस तो वही है, 1 2 3 4। ये जो C2 रेजिस्टेंस है इसका मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा आपको इसका क्या रोल होता है और ये क्यों यूज होता है। जितने भी कैपेसिटर है वो सभी आप हटा दीजिए। अभी कैपेसिटर आपको नहीं देखने हैं, कैपेसिटर का बिल्कुल रोल लास्ट में आता है। लास्ट में क्या कहाँ यूज होते हैं, कैसे क्यों यूज होते हैं, इनकी अपनी अलग स्पेसिफिकेशन है कि कितनी वैल्यू का कैपेसिटर कहाँ यूज होना चाहिए। फिलहाल में हम जो करने जा रहे हैं वो केवल और केवल ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग है और ट्रांजिस्टर की जो वोल्टेज है और ट्रांजिस्टर के जो एक्टिव रीजन में वर्क करता है उसके लिए जो रेजिस्टेंस लगते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े से फॉर्मूले भी आपको दिखाई गए हैं। ये नॉर्मली आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ से हम लगभग सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें कोई इतना ट्रिकी फॉर्मूला नहीं चाहिएगा। और ये जो राइट हैंड साइड में ये वेव फॉर्म दिखाई है, तो ये वो वेव फॉर्म क्या कहती है ये आपको अभी आगे पता पड़ने वाला है। हम इस पर वापस आएंगे दोबारा। एक ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए उसके कुछ रीजन होते हैं कि किस रीजन में ये काम करेगा, किस रीजन में ये एम्पलीफाई करेगा। तो इसके नॉर्मली 3 रीजन होते हैं जो इस वेव फॉर्म में दिखाया गया है। एक होता है कट ऑफ, दूसरा होता है एक्टिव रीजन और तीसरा होता है सैचुरेशन रीजन। अब जो ट्रांजिस्टर जो वर्क करता है वो एक्टिव रीजन में वर्क करता है। इसमें ये कट ऑफ रीजन क्या है और ये सैचुरेशन रीजन क्या है और ये एक्टिव रीजन क्या है, ये अगर आपके ऊपर से जा रही है तो मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बता देता हूं कि जिस पॉइंट पर एम्पलीफायर बिना किसी प्रॉब्लम के आपको आउटपुट प्रोवाइड कराए अकॉर्डिंग टू यू, वो रीजन उसका एक्टिव रीजन हो, ठीक है। और जहां पर वो गड़बड़ करनी शुरू कर दे समझ जाओ या तो कट ऑफ में जा रहा है या फिर सैचुरेशन में जा रहा है। अभी से फिर एक और दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि 0.7 वोल्ट से ऊपर का जो रीजन होगा वो एक्टिव रीजन होगा और उसमें भी 0.7 वोल्ट के बाद में यहाँ पर एक जो रीजन आता है ये वाला कट ऑफ रीजन, ये एम्पलीफाई तो करेगा। ऐसा ना हो कि आप उसे इतनी ज्यादा वोल्टेज दे दें तरीके से मैक्सिमम वोल्टेज उसी से एक्सीड कर जा रहा है और आप उस रीजन में काम कराने की कोशिश कर रहे हैं तो सैचुरेशन में पहुंच जाएगा। तो मतलब एक मीडियम पॉइंट उसका, किसी भी आदमी की कोई क्षमता है 1 से लेकर 10 तक, मतलब 5 जो उसका मिडिल पॉइंट है 5 वो उसका एक्टिव रीजन में काम करने वाला होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये हम पॉइंट यहाँ पर जो ये 5 मान लें तो ये जो हमारा यहाँ से 1 से 5 जा सकता है, 5 से ऊपर ये आपका जा सकता है 10, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका एक्टिव रीजन होगा। अब एक्चुअल में एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन क्या होता है वो हमें जब कैलकुलेशन करेंगे इसे तब हमें समझ में आ जाएगी कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है। आगे पहुंचते हैं। अगर आप इस सर्किट को नॉर्मली डिजाइन करना चाहें तो आप इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं जो आप यहाँ पे मैंने दिखाया है। अब पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है चूज करना है ट्रांजिस्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो तभी कैलकुलेट करेंगे हम जब हमें ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। अब ट्रांजिस्टर कौन सा लेना है तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। लो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं जो एम्पलीफिकेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर जो ना अलग अलग पर्पज के लिए डिजाइन करे जाते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए भी करे जाते हैं, स्विचिंग के लिए भी करे जाते हैं। तो लो पावर हाई पावर की कैटेगरी में ये डिजाइन करे जाते हैं। तो हमें चाहिए वो ट्रांजिस्टर जो ऑडियो के लिए डिजाइन किया गया हो। तो कंपनी है ऑनसेमी का, मैं ये जो रेफरेंस आपको दे रहा हूँ ऑनसेमी का ये ट्रांजिस्टर है जिसका नाम है 2N3904, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये उसी की सारी रेटिंग्स हैं। रेटिंग्स मतलब इसकी जो भी वैल्यूज हैं, कलेक्टर की वोल्टेज क्या होगी, ट्रांजिस्टर की वोल्टेज क्या होगी, कलेक्टर करंट कितना होगा, ये सारा का सारा इसकी डेटा शीट में मेंशन होता है। अगर आपको डेटा शीट पढ़नी नहीं आती तो हमारी एक और वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर की डेटा शीट कैसे पढ़ते हैं। देखो अगर कोई भी सर्किट डिजाइन करना है आपको तो आप डायरेक्टली सर्किट डिजाइन पर कभी मत पहुंचिएगा। पहले जो उसकी ये सारी जो प्रोसीजर है जैसा मैं बता रहा हूँ ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। नहीं फॉलो करेंगे तो आप आगे अटक जाएंगे। अब होता क्या है कि डायरेक्टली आप सर्किट डिजाइन पे लग जाएंगे, आपको यही पता नहीं है कि मैक्सिमम कलेक्टर वोल्टेज कितनी रखनी है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो आप ट्रांजिस्टर की डेटा शीट पढ़िए, इसमें जो बताया गया है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इसमें 40 वोल्ट बताई है, मैक्सिमम जो आपकी जाने वाली है 40 वोल्ट है। और कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर और बेस की जो वोल्टेज होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट की वोल्टेज जो होगी
वो 60 तक आपकी जा सकती है। और बेस एमिटर वोल्टेज ये पॉइंट से ये पॉइंट की वोल्ट 6 वोल्ट तक जा सकती है। और जो कलेक्टर करंट होगा आपका वो 200 मिली एम्पियर होगा। और टोटल डिवाइस डिसिपेशन, अब ये टोटल डिवाइस डिसिपेशन क्या होगी, मतलब ये जब डिवाइस चलता है, ये ट्रांजिस्टर चलते हैं, ये हीट भी डिसिपेट करते हैं। जैसे कि इसमें इस वाले सर्किट में दिखाया ना, यहाँ पे ये हीट सिंक लगाई गई है यहाँ पे, वो इसीलिए लगाई गई है क्योंकि ये जब ये हाई पावर ट्रांजिस्टर है, जब ये चलेंगे तो ये गर्म होंगे और हीट डिसिपेट करेंगे। तो वो यहाँ पर ये इसी तरीके से बताया गया है कि जब ये चलेगा तो कितनी हीट डिसिपेट करेगा। इसने यहाँ पे बता दिया है कि मिली वोट पर सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री अगर बढ़ेगा तो इतने मिली वोट हीट डिसिपेट करेगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 मिली वोट हीट डिसिपेट करेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑपरेटिंग ये जो है वो इसके इंटरनल है, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा वो इसकी इंटरनली चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये कई पैकेज में आते हैं। बहुत सा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं वो अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि ये क्या चीज है। फिर भी जो नहीं करते मैं उन्हें बता रहा हूँ कि ये ट्रांजिस्टर की पैकेजिंग है कि किस किस पैकेजिंग में, मतलब किस किस फुटप्रिंट में ये ट्रांजिस्टर अवेलेबल हैं। तो इससे बोलते हैं हम ये थ्रू होल है, ये एसएमडी है, ये दोनों ही एसएमडी हैं इस साइड में जो दोनों हैं। बट एसएमडी में भी इनके जो पैकेज हैं वो अलग अलग हैं। तो पैकेज जो हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। आप गूगल पे जाइएगा, SOT23 सर्च करेंगे, किस कोई भी इस तरीके का आपको जरूरी नहीं है कि ऐसा दिख रहा है तो आपको ट्रांजिस्टर ही होगा, नहीं। इस पैकेज में आपको डायोड भी मिल सकता है, इस पैकेज में आपको ट्रांजिस्टर मिल सकता है, इस पैकेज में आपको रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। एक तरीके से स्टैंडर्ड फुटप्रिंट है। और इस कंपनी बोल रही है कि हम इस फुटप्रिंट में भी आपको ट्रांजिस्टर दे देंगे, इस फुटप्रिंट में भी आपको ट्रांजिस्टर दे देंगे। और जब हम परचेज करते हैं तो अब हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि हम किस फुटप्रिंट का ट्रांजिस्टर ऑर्डर कर रहे हैं। केवल 2N3904 जो है ट्रांजिस्टर का, इसकी अपनी सीरीज होती है। अपनी सीरीज में भी इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं कि कितनी वोल्ट तक का आपको यूज करना है। 2N3906 भी होगा तो वो आपकी वोल्टेज आगे चली जाएगी और दूसरी वोल्टेज का एक करंट, कलेक्टर करंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसी सीरीज के आप डिफरेंट ट्रांजिस्टर जो है वो परचेज कर सकते हैं आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि आपको कितना चाहिए। तो अब हम चलते हैं सीधा का सीधा कैलकुलेशन की तरफ कि हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक छोटा सा सर्किट जो है सेम उसे उठा के ले आए हैं हम। और यहाँ पे हमें चेक करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंसों की वैल्यू कि किस तरीके से हमें कहाँ पर क्या चीज़ चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब अगर आपको ये सर्किट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं जो ये आपका ये इसे हटा देता हूँ और इस पॉइंट को हटा देता हूँ और ये इस पॉइंट को अलग कर देता हूँ। अब ये आपको अब समझ में आ रहा है ये वाला सर्किट सीधा सीधा कि हाँ भाई ये सर्किट वही है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जो है आपका ये वही है जो बाइसिंग हमने देखी। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिए। अब हमें करना क्या है, अब देखो सबसे पहले पॉइंट आता है कि सप्लाई, आपको सप्लाई कितनी यूज करनी है। देखो जनरली सर्किट जो होते हैं 5 वोल्ट की बात करते हैं हम, लेकिन जो इस तरीके के सर्किट डिजाइन होते हैं वो 5 वोल्ट की 9 वोल्ट से अबव काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी आहूजा का एम्पलीफायर उठाते हैं तो वो आपका 9 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट इतने वोल्ट से काम करता है क्योंकि उसमें इनपुट सप्लाई ही आपको 12 वोल्ट की दी जाती है। अब इंटरनली जो सर्किट काम करते हैं वो आपके 9 वोल्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। सो सबके अपनी अपनी कैलकुलेशन है, अपने अपने सिनारियो हैं कि हम लोग कितनी वोल्टेज पर काम करेंगे। पॉइंट नंबर 1 यहाँ का आता है। अब ये बिल्कुल देखो एक डमी पड़ी है। अब हमें दिमाग लगाना है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट हमारा ये पॉइंट होगा जब यहाँ से हम कोई एसी सिग्नल देंगे वो एम्पलीफाई होके हमें यहाँ आउटपुट में मिले। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि हाँ ठीक है यहाँ मेरा इनपुट होगा, यहाँ मेरा आउटपुट होगा। अब कितना इनपुट होगा कितना आउटपुट होगा ये तो अभी हमें पता ही नहीं है, यही चीज हमें पता करनी है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले एक चीज करते हैं, क्या कलेक्टर पे जो वोल्टेज होगी मैं कह रहा हूँ कि 7.5 होगी। ये काम करेगा भाई 7.5 क्यों होगी, सीधी सी बात 7.5 क्यों होगी। अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया था कि एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन कुछ होता है। अब दोबारा उसी पेज पर पहुंचते हैं। ये आगे हम इस पेज पे, ये लो ये आगे हम इस पेज पे। मैंने तो आपको बताया अब 7.5 क्यों होगी। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये 1 से 10 तक के पॉइंट है और जो
इसका सेंटर पॉइंट है वो 5 होगा। तो अब मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क कर सकता है, 1 से 5 तक जा सकता है और 5 से 10 तक जा सकता है, ये चीज मैंने बोली थी। तो यहाँ पर इस टाइम में जो स्केल है वो मान के चलो ये 15 हो गया स्केल, और 1 से 15 जाएगा तो मिड पॉइंट इसका 7.5 हो जाएगा, फिक्स हो गया। अब 7.5 ही क्यों, 8.5 क्यों नहीं, ये भी पॉइंट है, 8.5 क्यों नहीं।